ठंड में ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की शादी। निधि इधर उधर देखती है तो उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती। निधि अपने मन में सोचती है, लगता है माँ घर पर नहीं है। बहुत अच्छा मौका है, मैं जल्दी से किरण से मिलकर आ जाती हूँ। लेकिन एक बार संगीता से पूछ लेती हूँ कि माँ कहाँ है। यही सोचकर निधि संगीता के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, संगीता, माँ कहाँ है? दीदी, माँ तो बाजार गई हैं। वैसे आप ये बात क्यों पूछ रही हो? कहीं आप किरण दीदी से मिलने का तो नहीं सोच रही हो? हाँ संगीता, मुझे किरण से मिले बहुत दिन हो गए हैं। वैसे भी मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। संगीता, माँ बाजार गई है तो मैं जाकर किरण से मिलाती हूँ। माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। माँ को कुछ मत बताना। निधि दीदी, ये तो क्या कर रही है? तू अगर नीचे गई और माँ को पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुझे तो पता है ना, माँ कमला आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और पिछली बार माँ ने तुझे किरण से बात करते हुए देख लिया था तो उन्होंने कितना गुस्सा किया था। नहीं नहीं दीदी, तू नीचे मत जा। संगीता, माँ को बाजार से आने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं तुरंत ही जाकर किरण से मिलकर आ जाती हूँ। और मैंने किरण के लिए एक सुंदर सा स्वेटर भी खरीद रखा है। मैं उसे वो दे भी आऊंगी। तुझे तो पता है ना कि किरण गरीब है, वो खुद से कुछ अच्छे स्वेटर नहीं खरीद पाती है। और देखना, ठंड कितनी बढ़ गई है, इसलिए मैं जल्दी से उसे स्वेटर देकर वापस आ जाऊंगी। अब निधि अपना कबर्ड खोलकर उसमें रखा हुआ नया स्वेटर निकालती है और उसे लेकर सीढ़ियां उतरकर वो अपनी सहेली किरण के घर जाती है। निधि दरवाजा खटखटाती है। किरण दरवाजा खोलती है और निधि को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे निधि, तू कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। अंदर आ, हम बैठकर बातें करते हैं। अब मुझे अंदर बाद में बुलाना, पहले ये बता कि कमला आंटी कहाँ पर है। घबरा मत, माँ पड़ोसी की यहाँ गई है, अभी नहीं आएगी, तो अंदर आ। अब किरण निधि को अपने कमरे में ले जाती है। निधि और किरण बैठकर बातें करती हैं। तब निधि स्वेटर देते हुए कहती है, किरण, मैं उस दिन बाजार गई थी तो मैं अपने साथ साथ तेरे लिए भी स्वेटर खरीदी हूँ। बस मुझे इसे तुझे देने का मौका नहीं मिल रहा था। तू इसे रख ले। अरे वाह, ये स्वेटर तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बताऊं यार, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी। जब हम कॉलेज जाते थे तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाया करता था। कॉलेज के बाद तो हम दोनों का मिलना ही नहीं हुआ है। क्या करे यार, हम दोनों की माँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मैंने कितनी बार कोशिश की कि हम दोनों के घर खत्म हो जाए, लेकिन बड़े भी तो हमारी बात नहीं मानते। छोड़ ना यार, ये सोचकर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। वैसे तुझे पता है, मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। जल्दी ही मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है यार। मेरी भी रिश्ते की बात चल रही है और जल्दी ही मेरा भी रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। किरण, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम दोनों सहेलियों की शादी एक ही समय पर होने जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम दोनों एक दूसरे की शादी में किसी भी तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कह रही है यार? हमारे घर वालों के बीच चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। चोरी चोरी ही सही, लेकिन एक दूसरे की शादी के हर फंक्शन में हम दोनों शामिल होंगे। काफी देर बातें करने के बाद निधि कहती है, ठीक है किरण, अब मैं चलती हूँ, माँ आती ही होगी। और हाँ, इसी तरह मैं तुझसे चोरी चोरी मिलने आती रहूंगी और तुझे फोन पर भी सब कुछ बताती रहूंगी। ऐसा कहकर निधि जाने के लिए बाहर आती है। तभी किरण की माँ कमला वहां आ जाती है और निधि को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, निधि, फिर से मेरे ना रहने पर तुम किरण से मिलना चली गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम दोनों का इस तरह से एक दूसरे से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। अपनी दोस्ती को खत्म कर दो, पर तुम्हें समझ नहीं आती। आंटी, आपको तो पता है कि मैं और किरण बचपन से ही पक्की सहेलियां हैं। हम दोनों स्कूल और कॉलेज में भी साथ थे और हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। हाँ निधि, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमसे नफरत करती है ना। तो मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ कि तुम्हें किरण से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कमला ऐसा कह ही रही थी कि तभी निधि की माँ शिवानी भी वहां आ जाती है और निधि पर गुस्सा होते हुए कहती है, निधि, तुझे कितनी बार समझा है कि तुझे इन बेईमानों के घर आने की कोई जरूरत नहीं। हमारा इन बेईमानों से कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं हो सकता है और ना ही तेरी दोस्ती हो सकती है। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। वैसे मैं भी अपनी बेटी को यही समझाती हूँ कि एहसान फरामोश लोगों से दूर ही रहना चाहिए। उनके लिए आप कितना ही प्यार लुटा लो, लेकिन वो आपके प्यार की कदर कभी नहीं करेंगे। समझ गई किरण? और आज के बाद निधि से कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। चल, अब तू अंदर चल। माँ, क्या कह रही हो? क्यों इतनी नफरत करती हो तुम निधि और उसके परिवार वालों से? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो।
किरण के बहुत कहने पर भी कमला उसका हाथ नहीं छोड़ती और उसे खींचकर अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो वहीं शिवानी भी निधि का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से खींचती हुई ऊपर ले जाते हुए कहती है, जरा सी छूट नहीं दो कि उड़ने लगती है। आज के बाद तूने कभी किरण से मिलने की कोशिश की ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी, समझी? माँ, ये कौन सा इंसाफ है कि आप दोनों अपनी दुश्मनी के कारण हम दोनों की भी दोस्ती खराब कर दो? ये सही नहीं है माँ। अगले दिन कमला फोन पर बातें करते हुए अपने आंगन में आती है जहां किरण फूलों में पानी डाल रही थी। कमला तेज आवाज में किरण से कहती है, किरण, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का मुझे पसंद है। जल्द से जल्द मैं तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेज दूंगी ताकि तू एहसान फरामोश लोगों से दूर रह सके और उनकी दोस्ती से बच सके। अपनी बालकनी में खड़ी शिवानी सारी बातें सुन रही थी। उसने भी लड़के वालों को फोन लगाया और बात करने लगी। फोन रखने के बाद वो निधि से कहती है, निधि, तेरे लिए लड़का तो हमें पहले ही पसंद था। कल वो लोग आ रहे हैं। मैं कल ही तेरी और प्रशांत की बात पक्की कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए क्योंकि मैं उसे अपनी कुछ बेईमान रिश्तेदारों से दूर रखना चाहती हूँ। अगले दिन कमला और शिवानी दोनों के घरों में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। कमला आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहती है, अजय, सुनते हो? किरण के बापू थोड़ी ही देर में मेहमान घर पर आने वाले हैं। तुम जब तक पेड़ों से फूल तोड़कर फूलदान में लगा दो और थोड़ी लकड़ियां भी अंगीठी में जला दो। मैंने और किरण ने सुबह ही सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भाग्यवान, क्यों ऊपर वालों को सुना रही हो? तुम मेहमानों के आने की तैयारी चुपचाप नहीं कर सकती हो क्या? जहां एक तरफ कमला शिवानी को सुनाकर ये सारी बातें कह रही थी तो वहीं शिवानी भी अपनी बालकनी में कॉफी पीते हुए कमला को सुनाकर संगीता से कहती है, अरे संगीता, मेहमान थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुमने रूम परफ्यूम हर जगह छिड़क दिया ना? जी माँ, छिड़क दिया है। अच्छा, अब ऐसा करो कि सारे रूम हीटर चालू कर दो ताकि मेहमानों को ठंड ना लगे। और सारा नाश्ता ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है ना? हम कोई गरीब नहीं है जो मेहमानों की खातिरदारी में किसी तरीके की कमी छोड़ेंगे। इसी तरह शिवानी और कमला एक दूसरे को ताने मारती रहती हैं। शाम को दोनों ही घरों में लड़के वाले आते हैं। नीचे किरण का रिश्ता अभिषेक से तय होता है तो ऊपर निधि का रिश्ता प्रशांत से तय हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घरों से मेहमान चले जाते हैं। तब निधि अपने कमरे में जाकर किरण को फोन लगाती है और कहती है, किरण, तुझे पता है मेरी शादी प्रशांत से तय हो गई है और इस खुशी में मैं तुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहती हूँ। हाँ निधि, मेरा भी रिश्ता आज अभिषेक के साथ तय हो गया है और मैं भी तुझे मीठा खिलाना चाहती हूँ। लेकिन हम कैसे मिल सकते हैं? हमारी माँ तो हमें मिलने ही नहीं देगी। नहीं यार, हमें कुछ भी करके मिलना होगा। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बालकनी से दुपट्टा नीचे फेंकती हूँ तो तू उसे पकड़कर ऊपर आ जाना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सभी लोग घर के कामों में लगे हुए थे। तभी निधि ने अपनी बालकनी से दुपट्टा नीचे फेंका और किरण दुपट्टे को पकड़कर चढ़ती हुई ऊपर आ गई। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। निधि उसे अपने कमरे में ले गई और पहले उसे शॉल ओढ़ाई और फिर उसे मिठाई खिलाते हुए कहती है, यार, तू इतनी ठंड में मेरे लिए बालकनी से ऊपर आई। दोस्त हो तो तेरे जैसी। किरण, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह हुआ है। हाँ निधि, तुझे भी मुबारक हो कि तेरा रिश्ता भी इतनी अच्छी जगह हुआ है। अब हम दोनों की साथ ही शादी होगी। किरण, हम दोनों की माओं में दुश्मनी जरूर है लेकिन हम दोनों अपनी दोस्ती जरूर निभाएंगे और किसी भी तरह एक दूसरे की शादी का हर फंक्शन जरूर अटेंड करेंगे। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करती हैं। कमरे से आवाज बाहर जा रही थी। तभी शिवानी आकर दरवाजा खटखटाती है और कहती है, निधि, कमरे में कौन है? किसकी आवाज आ रही है? ओह माँ, तुम भी कितना शक करती हो मुझ पर। मैं मोबाइल चला रही हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक मत चलाना। ऐसा कहकर शिवानी बाहर से ही चली जाती है। अब किरण निधि की मदद से बालकनी से नीचे उतरकर अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी निधि से कहती है, निधि, तुम्हारी शादी के दिन पास आ रहे हैं इसलिए तुम तैयार हो जाओ। आज हम शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगे। ठीक है माँ, मैं और संगीता तैयार हो जाते हैं। वैसे माँ, शाम को बहुत ठंड लगती है और मेरी जैकेट भी बहुत पुरानी हो गई है तो मैं कुछ जैकेट भी खरीद लूंगी। ठीक है बेटा, खरीद लेना। शिवानी के जाने के बाद निधि किरण को फोन करती है और कहती है, निधि, मैं माँ के साथ शॉपिंग करने मॉल जा रही हूँ। तू भी आंटी को तैयार करके मॉल आ जाना ना, हम साथ ही शॉपिंग करेंगे। ठीक है निधि, मैं आ जाऊंगी। शाम को शिवानी संगीता और निधि के साथ शॉपिंग के लिए निकलती हैं। वो सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है,
निधि, हम अमीर लोग हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तेरी शादी में। शादी की शॉपिंग के लिए तुझे जो कुछ भी पसंद आए वो सब ले लेना। ओह माँ, प्लीज चुप हो जाओ, क्यों सुना रही हो आंटी को। तो वहीं दूसरी तरफ कमला किरण से कहती है, अरे किरण के बापू, जल्दी तैयार हो जाइए, आज हमें किरण की शादी की शॉपिंग करनी है। हम गरीब सही, लेकिन अपनी बिटिया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां एक तरफ शिवानी अपनी दोनों बेटियों के साथ मॉल के लिए निकल पड़ती है, तो पीछे से कमला भी अपनी बेटी और उसके पिता के साथ मॉल शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग मॉल पहुंचते हैं और अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते हैं। सारी शॉपिंग खत्म करने के बाद निधि काउंटर पर जाती है और एक पैकेट चुपचाप काउंटर पर देती हुई कहती है, सुनिए, मैं इस पैकेट की सारी पेमेंट कर देती हूँ। आप उस लड़की को देख रहे हैं ना, जब वो काउंटर पर आए तो उसे चुपचाप से ये पैकेट दे देना। ध्यान रहे उसके सिवा इसे कोई ना देखे, और उसे मेरा नाम भी बता देना। ऐसा कहकर निधि पैकेट वहां रख देती है और अपना मोबाइल निकालकर पेमेंट कर देती है। तब तक शिवानी भी वहां जाती है और कहती है, हो गई शादी की सारी शॉपिंग, मैं पेमेंट कर देती हूँ, फिर घर चलते हैं। वैसे भी शाम हो रही है, मुझे ठंड भी लग रही है। शिवानी पेमेंट करती है और वो लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पीछे से किरण काउंटर पर आती है, शॉपिंग की पेमेंट करती है। वो लोग आगे निकलने लगते हैं कि तभी काउंटर पर बैठा मैनेजर किरण को रोककर चुपचाप वो पैकेट दे देता है और कहता है, मैम, ये आपकी फ्रेंड निधि ने आपके लिए गिफ्ट रखा है। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है और वो पैकेट ले लेती है और वो भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाती है। समय बीतता है और दोनों की हल्दी का दिन आ जाता है। दोनों ही घरों में हल्दी की तैयारी हो रही थी। शिवानी एक डेकोरेशन वाले को बुलाकर अपने घर का हॉल दिखाते हुए कहती है, देखो भैया, पूरा हॉल फूलों से डेकोरेट करना है। मेरी बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं भी तो देखूं, मुझसे अच्छी अपनी बेटी की शादी कौन कर सकता है। अब डेकोरेशन वाला हॉल का डेकोरेट कराना शुरू कर देता है। तो वहीं नीचे कमला महेश से कहती है, सुनते हो किरण के बापू, मैंने सुबह ही बगीचे से फूल तोड़ लिए थे। चलिए हम दोनों अपने हाथों से फूल की मालाएं बनाकर पूरा आंगन सजा देते हैं। आज मेरी बेटी की हल्दी की रस्म है। पूरा आंगन इतने जोर से महकाना चाहिए ना कि उसकी महक से आसपास के सभी घर महक जाएं। ऐसा कहकर कमला फूलों की मालाओं से आंगन सजाने में लग जाती है। शाम होती है। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है। शिवानी संगीता से कहती है, संगीता बेटा, ठंड बढ़ गई है, घर के सभी रूम हीटर चालू कर दो, मेहमान आते ही होंगे। अजी सुनते हो, मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा करके लकड़ियाँ रख दी थी। चलिए हम दोनों आग जला लेते हैं, ठंड बढ़ गई है, मेहमान भी आते ही होंगे। संगीता घर की सभी रूम हीटर चालू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला अपने पति से कहती है। कमला भी अपने पति के साथ मिलकर हर जगह आग जलाकर रख देती है। अब दोनों ही घरों में मेहमान आते हैं और हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। नीचे किरण अपनी हल्दी की ड्रेस पहनकर तैयार होकर आंगन में आती है, तो ऊपर निधि अपनी हल्दी की ड्रेस पहनकर तैयार होकर बालकनी में खड़े होकर झांक कर नीचे खड़ी किरण को देखती है। निधि किरण को देख रही थी, तभी निधि वहां खड़ी संगीता से कहती है, संगीता, जब तक मैं अपनी सहेली को हल्दी नहीं लगा देती, मेरी हल्दी पूरी नहीं होगी। कुछ भी करके मुझे किरण को हल्दी लगानी ही होगी। दीदी, मैं तेरे इमोशन समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना कि सारे मेहमान हॉल में हैं और माँ तुझे कभी भी किरण दीदी से मिलने की परमिशन नहीं देगी। नहीं संगीता, मुझे भी कुछ करके एक बार किरण से मिलना ही होगा। मुझे उसे हल्दी लगानी ही होगी। तू ऐसा कर, माँ को देख वो कहाँ है। माँ की नजरों से बचकर मैं जल्दी से किरण को हल्दी लगा कर आ जाऊंगी। ठीक है किरण दीदी, माँ रसोई में काम कर रही है, मैं उसे जाकर अपनी बातों में फंसाती हूँ, लेकिन तू जल्दी जाकर आना। कहीं माँ ने देख लिया ना तो खामखा बहुत गुस्सा करेंगी। इधर संगीता किचन में जाकर शिवानी को बातों में फंसा लेती है, तो उधर निधि चोरी चोरी किरण से मिलने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है। निधि धीरे मेहमानों से नजर बचाते हुए किरण के कमरे में पहुंच जाती है। किरण आईना देखे हुए कुछ सोच रही थी। आज हम दोनों सहेलियों की हल्दी है। जब तक मेरी सहेली मुझे हल्दी नहीं लगाएगी तो मैं अपनी सहेली को हल्दी नहीं लगाऊंगी। तब तक भला हमारी हल्दी पूरी कैसे हो सकती है। तभी निधि हल्दी लेकर उसके पास आती है, आगे बढ़ती है और बिना कुछ कहे किरण को हल्दी लगा देती है। किरण निधि को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मुझे पता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगी। चल अब जल्दी से मुझे सबसे पहले हल्दी लगा दे। अब निधि किरण को हल्दी लगाती है और किरण भी निधि को हल्दी लगाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। तभी कमला वहां आ जाती है और निधि को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, निधि, फिर तुम आ गई। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया करो।
हमें अमीरों की दोस्ती नहीं पसंद है, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। और तुमने मेरी बेटी को हल्दी क्यों लगा दी? मैं नहीं चाहती उससे पहले हल्दी तुम लगाओ। आंटी, आप तो जानती है कि मैं बचपन से ही किरण को बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मेरी हल्दी कभी पूरी नहीं हो सकती थी और मेरे बिना उसकी हल्दी भी पूरी नहीं हो सकती थी। प्लीज आंटी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, अब तो हम दोनों शादी करके अपने अपने ससुराल जा रहे हैं। अब तो आप लोग एक दूसरे को दुश्मन समझना छोड़ दो और हमें एक दूसरे की शादी अटेंड करने दो। तभी शिवानी भी निधि को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, निधि, तुझे कितनी बार कहा है कि इन बेईमानों से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। अब घर जल्दी चल, सभी मेहमान तेरे इंतजार कर रहे हैं और तू है कि यहाँ इन गरीबों के घर चली आई। ऐसा कहकर शिवानी निधि का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगती है। तब कमला कहती है, हाँ हाँ, ले जाओ, मुझे कौन सा तुम्हारी बेटी की जरूरत है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में अमीरों का मनूस आया भी पड़े। जा रही हूँ और अपनी बेटी को भी समझा दो कि मेरी बेटी से मतलब न रखे। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में तुम गरीबों की परछाई भी पड़े। शिवानी निधि को लेकर ऊपर चली जाती है और कमला किरण को लेकर बाहर आंगन में आ जाती है। सभी मेहमानों के बीच दोनों की हल्दी की रस्म शुरू होती है। ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ औरतें हल्दी के गाने गाती हैं। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। दोनों के घर में गाने गाए जाते हैं। शिवानी के घर मेहमानों के लिए हर जगह हीटर लगे हुए थे, तो वहीं कमला ने जगह जगह आग जलाकर रखी थी। ऐसे ही हल्दी की रस्म संपन्न होती है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। ऊपर मेहंदी आर्टिस्ट निधि को मेहंदी लगा चुकी थी और निधि की मेहंदी अब तक तो सूख भी चुकी थी। तभी संगीता निधि को आकर बताती है, निधि दीदी, तुझे पता है किरण की मेहंदी आर्टिस्ट का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो नहीं आ रही है। अब किरण दीदी को मेहंदी कैसे लगेगी? ये तो क्या कह रही है निधि? मेहंदी आर्टिस्ट नहीं आएगी तो किरण के हाथ सूने रह जाएंगे और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही जाकर किरण को मेहंदी लगा कर आती हूँ। लेकिन दीदी, अगर माँ को ये सब बात पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। जो भी हो संगीता, लेकिन मैं किरण के हाथ उसकी शादी में बिना मेहंदी के नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना ही होगा। अब निधि कबर्ड से कुछ मेहंदी निकालती है और वो नीचे जाने लगती है। तब शिवानी उसे देखकर कहती है, निधि, कहाँ जा रही हो तुम ये मेहंदी लेकर? माँ, किरण की मेहंदी आर्टिस्ट का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो नहीं आई। अगर मैं उसे मेहंदी लगाने नहीं गई तो उसके हाथ उसकी शादी में सूने रह जाएंगे, इसलिए मैं उसे मेहंदी लगाने जा रही हूँ। निधि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, किरण को मेहंदी लगे या ना लगे। माँ, आप ये सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे होते हुए किरण की बिना मेहंदी वाले हाथों में शादी हो जाएगी? मैं जा रही हूँ और उसे मेहंदी लगाकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर निधि गुस्से से चली जाती है और शिवानी कुछ नहीं कह पाती। वो किरण के पास आकर कहती है, किरण, मुझे पता चला है कि तेरी मेहंदी आर्टिस्ट नहीं आई है, तो मैं तुझे खुद ही मेहंदी लगाने आ गई। चल जल्दी से मैं तुझे मेहंदी लगा देती हूँ। लेकिन निधि, आंटी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं उनके सामने ही आई हूँ, गुस्सा करे तो करे, लेकिन मैं तुझे मेहंदी लगाकर ही रहूंगी। अब किरण अपने हाथ बढ़ा देती है। निधि दरवाजा बंद करके किरण के दोनों हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। थोड़ी ही देर में निधि किरण को मेहंदी लगा देती है और फिर दरवाजा खोल देती है। तभी कमला वहां आती है और कहती है, निधि बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम लोगों से दूर रहो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा हमारे यहाँ पर आना पसंद नहीं है, फिर भी तुम बार बार यहाँ आ जाती हो। चाची, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग सगी देवरानी जिठानी हो, इसके बाद भी आप लोगों में इतनी दुश्मनी है कि आप अपने बच्चों में भी दुश्मनी चाहते हो। लेकिन हम दोनों दुश्मन नहीं है। मैं किरण को मेहंदी लगाने आई थी, मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। कल शादी से पहले फिर मुलाकात होगी। ऐसा कहकर निधि सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थीं। अगले दिन दोनों की शादी थी। इधर निधि को उसके कमरे में पार्लर वाली हीटर के सामने बैठाकर तैयार कर रही थी। निधि मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मैं तो यहाँ हीटर के सामने बैठी हूँ, लेकिन नीचे किरण के घर तो कोई भी हीटर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किरण को ठंड लग जाए। तो वहीं किरण तैयार होते हुए अपने मन में सोच रही थी, निधि भी तैयार हो गई होगी। आज हम दोनों की शादी का दिन है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन। लेकिन मैं आखिरी बार निधि से कैसे मिल सकती हूँ? कुछ भी करके मुझे उससे मिलना होगा। मैं उससे मिले बिना शादी नहीं कर सकती। निधि ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कमला अंगीठी में थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास लाकर रखते हुए कहती है, किरण, आज बहुत ठंड है, मैंने ये आग जलाकर तेरे पास रख दी है, तू आराम से तैयार हो जा।
ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है। फिर छुपते छुपाते किरण निधि से मिलने निधि के कमरे में जाती है और निधि को देखकर कहती है, निधि तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। इतनी भी सुंदर कभी कोई दुल्हन लगी होगी क्या? हाँ क्यों नहीं, एक दुल्हन है जो मुझसे भी सुंदर है। जरा मेरी आंखों से देख कि वो मेरे सामने खड़ी है। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तब निधि कहती है, यार अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने चली आई। अगर तू थोड़ी देर और नहीं आती ना तो मैं तुझसे मिलने आती। तुझसे मिले बिना तो मैं शादी तो नहीं कर सकती थी। तेरी दोस्ती तो मुझ पर हमेशा ही एहसान है। तूने मुझे उतना प्यार किया जितना शायद कोई नहीं कर सकता है। तभी शिवानी वहां आ जाती है और किरण की बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, एक बात याद रखना निधि, तू किरण को कितना ही प्यार कर ले, लेकिन किरण कभी भी वफादार नहीं हो सकती। वो अपने माता पिता की तरह ही गद्दार है। ऐसे ही तेरे पिताजी ने भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन बदले में इन्होंने हमसे हमारा घर ही छीन लिया। शिवानी ऐसा कह रही थी कि तभी कमला किरण को ढूंढती हुई वहां आ जाती है और शिवानी की बात सुनकर कमला कहती है, किरण तुझे कितनी बार कहा है कि एहसान फरामोश लोगों से दूर है, लेकिन तू ही मेरी बात नहीं सुनती। देखा ना तो अपनी दोस्त के लिए किस तरह से आई। फिर भी तेरे प्यार को समझने की बजाय उन लोगों ने तुझ पर उंगली उठा दी। ये सुनकर किरण गुस्सा होते हुए कहती है, ओह माँ, बहुत हो गया तुम्हारा कि अब तुम्हारी नफरत खत्म होगी, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे से नफरत ही खत्म नहीं होती। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा क्या है जो आप दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। हाँ माँ, आखिर आप लोगों को एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है? जो जहाँ तक मुझे याद है कि बचपन में जब हम छोटे थे तब तो आप दोनों प्रेम से रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे? ठीक है, तो तू सुनना चाहती है ना तो सुन। कमल और महेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे कहने को तो महेश कमल के यहाँ मैनेजर था, लेकिन दोनों की दोस्ती में किसी तरह की कमी नहीं थी। महेश ने नीचे वाला घर कमल को रहने के लिए दिया था, तो वहीं ऊपर वो खुद रहता था। ऊपर नीचे रहने की वजह से शिवानी और कमला की भी बहुत दोस्ती थी। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन कमल और महेश दोनों ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं। महेश गाड़ी चला रहा था, तब कमल कहता है, महेश, ये रहे नीचे वाले घर के कागज। आज से तुम्हें मेरे घर का किराया देने की जरूरत नहीं है। अब ये घर तुम्हारा हो गया। अरे रुकिए कमल बाबू, मैं ये कुछ पैसे लेकर आया था। ये पैसे आप रख लीजिए। ये नीचे वाले घर की कीमत है। मुझे पता था कि आप नीचे वाला घर मेरे नाम करने वाले हैं, इसीलिए मैंने अपने गांव का घर बेचकर ये पैसे मंगवा लिए थे। तो आप इसे रख लो। कमल पैसे रख लेता है। दोनों दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी सामने से ट्रक से टकरा जाती है और कमल की मृत्यु हो जाती है। महेश कमल को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अस्पताल पहुंचकर महेश भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर महेश का इलाज करने लगते हैं। तब तक महेश और कमला के घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। होश आने पर महेश सभी से पूछता है, कमल बाबू कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? माफ कीजिएगा महेश, लेकिन कमल बाबू की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई है। महेश पर तो जैसे तूफान ही टूट पड़ा। थोड़े दिनों बाद जब महेश अपने घर वापस आया, तब शिवानी उसके पास आती है और कहती है, महेश भैया, अब आपके दोस्त चले गए हैं, आप ही घर खाली कर दीजिए। खाली कर दो? लेकिन क्यों? ये घर तो मैं कमल बाबू से खरीद चुका हूँ और मैंने इसकी पूरी पेमेंट उन्हें कर दी है। अब अगर मैं घर छोड़ दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। आपने मेरे पति को कोई भी पेमेंट नहीं दी है। आप लोग बेईमान हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठे हैं। इन्होंने मेरे पति को किसी तरह के पैसे नहीं दिए और उनकी मौत का फायदा उठाकर ये लोग यहीं पर बस गए और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। तुम्हारी गलतफहमी है शिवानी बहन। मैंने कल भी तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। दरअसल मेरे पति गांव का घर बेचकर अपने पैसे तुम्हारे पति को दे चुके थे। दोनों साथ कार में थे। एक्सीडेंट होने के बाद हो सकता है किसी ने पैसे चुरा लिए हो। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तभी कमल का एक पुराना ड्राइवर जो शादी में आया हुआ था वो सामने आता है और कहता है, अरे नहीं नहीं शिवानी मेम साहब, कमला मेम साहब झूठ नहीं बोल रही हैं। दरअसल इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। मैनेजर साहब ने मुझसे ही गांव से पैसे मंगवाए थे और मैंने उन्हें पैसे लाकर दिए थे। तो वो बोले कि वो आज अपने दोस्त का नीचे वाला घर खरीदने वाले हैं और थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही भीड़ में किसी ने एक्सीडेंट का फायदा उठाकर पैसे चुरा लिए होंगे। अशोक की ये बात सुनकर शिवानी चौंक जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? हाँ मालकिन, ये मेरी आंखों से देखा हुआ सच है। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा।
शिवानी बहन, यही बात मैं तुम्हें उस दिन बताना चाहती थी जिस दिन तुम मेरे घर आई थी, पर तुमने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की और मेरे लिए मन में दुश्मनी रख ली और दोनों बच्चों को भी हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये बात सुनकर शिवानी बहुत दुखी होती है और वो सभी लोगों से रो रो कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। मैंने कमला बहन जैसी दोस्त को छोड़ दिया और इतना ही नहीं, मैंने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। शिवानी बहन, जो होना था वो हो गया, अब बीती बातों को खत्म करो। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। कमला बहन, आज तक जो कुछ भी हुआ वो जाने दो, लेकिन अब हम दोनों की बेटियों की शादी एक ही मंडप से होगी। हम उन्हें एक साथ विदा करेंगे। ऐसा कहकर कमला और शिवानी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है। अब कमला और शिवानी दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करवाकर एक साथ विदाई कर देती हैं। निधि और किरण भी एक साथ शादी करके बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को गले लगाकर साथ में ही विदा हो जाती हैं।